Hello everyone. I, Sumit Khandelwal, welcome you all in Guru Meher classes. Where we are going to study about economics, business studies, and various other subjects. Let me tell you about Guru Meher classes. Basically, this is an educational channel which I am going to start. And let me tell you about myself. My name is Sumit, and I have completed my graduation and post graduation from Rajasthan University. And I do have an experience of 8 years in teaching, and I have a subject expertise in economics and business studies. So I'm going to share with some of my knowledge with you guys in explaining the concept in easy language and various other things. So today's topic is all about economics, where we are going to study the most important topic of macroeconomics. So the first topic that we are going to do is नेशनल इनकम. सो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है. बहुत सारे इसमें मेथड्स यूज होते हैं, बहुत सारे एग्रीगेट्स, बहुत सारी टर्म्स ऐसी यूज होती हैं जिनको समझने में बहुत दिक्कत आती है. जैसे फैक्टर इनकम्स हो गई है, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया है. बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि नॉन रेसिडेंट क्या होता है, तो कैसे किस चीज की वैल्यूएशन इंक्लूड करते हैं, किसको नहीं करते हैं. सो इट इज अ वेरी important as well as little bit tough chapter, so I'll help you out in understanding these subject. So the first topic with what we are going to start today is national income. So let's begin with the national income concept with the definition. So what is the definition of it? So national income is the sum total of factor incomes earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year. बेसिकली यहाँ पे दो टर्म्स मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं और रेड मार्कर से लिख रखी हैं. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. सो व्हाट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर, मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम्स है. नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज जनरेटेड बाय और गिवन बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स. और आपने सर्कुलर फ्लो में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ होगा कि कैसे हाउस होल्ड जो है वो बिजनेस फर्म्स को क्या देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सो हाउस होल्ड के पास लैंड होती है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इनके बदले में जो फर्म्स उनको रेंडर करती हैं, जो एक्सचेंज में देती हैं, वो क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट. सो ऑन एफओपीज व्हाट वी आर गिविंग, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स. एंड लैंड के ऊपर देते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. सो when we sum total all these factor payments, then we are able to that is what we are going to include in national income. So first part is sum total of factor incomes. I hope you are able to understand that factor payments क्या होते हैं. Moving ahead, that is earned by, ये जो factor income है ये कौन earn करेगा? So what we are going to include is earned by the normal resident of a country. Now who is the normal resident of the country? So basically normal resident के लिए दो criterias हैं और वो क्या है? वो है the person who ordinarily resides in the country for an year or more. So basically उस person को उस country के अंदर reside मतलब रहना पड़ेगा एक साल या उससे ज्यादा. अगर कोई पर्सन एक साल या उससे ज्यादा अपनी कंट्री में रहता है तो उसको हम कह सकते हैं नॉर्मल रेसिडेंट. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. मूविंग अहेड टू द सेकंड क्राइटेरिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन एन कंट्री. सो बेसिकली उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए उस कंट्री में जिसके अंदर वो रह रहा है. सो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट? सो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जैसे कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और प्रोडक्शन भी हो गया. सो दीज ऑल आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है फॉर मोर ईयर और मोर देन अ ईयर अपनी कंट्री के अंदर, देन इट इज सेड टू बी एज नॉर्मल रेसिडेंट. So normal resident के लिए दो criteria. First one, the person who ordinarily resides in our country, and second one, the person whose economic interest lies in a country. So basically, और आगे क्या है कि during the year, during the period of an accounting year. So ये accounting year क्या है? Basically हमने accounts में already पढ़ा हुआ है कि accounting year क्या होता है. Accounting year is basically a financial year, क्योंकि हम एक बात करते हैं एक year की, एक particular year की, कि इसके अंदर कितनी national income generate हुई है. So financial year होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इस पीरियड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम. सो अगेन लेट्स कम टू द डेफिनेशन. नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ
all factor incomes that is earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year. I hope you got this. Now further we are moving ahead on the normal resident and non-resident. Till the time you just note down the things what is there written on the board. We are going to study the difference between the normal resident and non-resident. हम देखेंगे कि किस पर्सन को हम नॉर्मल रेसिडेंट कह सकते हैं और किस को नॉन रेसिडेंट कहेंगे और कैसे हम इंक्लूड करेंगे इनको नेशनल इनकम में. सो लेट्स कम टू द नॉर्मल रेसिडेंट. सो नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंडियन हु इज वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया. बहुत सारी एम्बेसीज होती है, फॉरेन एम्बेसीज इंडिया के अंदर. जो एम्बेसी होती है बेसिकली बाहर की कोई भी फॉरेन कंट्री होती है, उसके ऑफिसेस सेटअप होते हैं इंडिया के अंदर. और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके कुछ पर्सन यहाँ पे रिसाइड करते हैं. सो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर उनके जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उनकी कंट्री से रिलेटेड, सो दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ओवर देयर ओनली. सो embassies are those offices of the foreign countries which is located in our own country. So Indian working in the foreign embassies in India. तो हमारा ही कोई अगर इंडियन पर्सन है और अगर वो उस इंडियन एम्बेसी में उस फॉरेन एम्बेसी में वर्क कर रहा है जो कि इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं. वहीं अगर कोई फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया एम्बेसीज इन कनाडा और जापान, अगर बाहर कोई इंडियन एम्बेसी है और वो कनाडा या जापान में कहीं और कंट्री में लाया कर रही है लेकिन है अपनी इंडियन एम्बेसी, बट उसके अंदर कोई फॉरेन वर्कर वर्क कर रहा है, सो दैट इज नॉट काउंटेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट. It should be treated as non-resident. Moving ahead to the Indians who are employed in WHO located in India. Basically, इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑफिस सेटअप है हमारे इंडिया के अंदर और इंडियन पीपल उसके अंदर एम्प्लॉयड है. सो अगर इंडियन पीपल एम्प्लॉयड है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो उसको हम कहेंगे वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है. मूविंग अहेड, वहीं अगर कोई फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, मतलब अगर कोई फॉरेनर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉरेनर है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कहां पे सेटअप है इंडिया के अंदर, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन नहीं कर रहे हैं. ही इज जस्ट वर्किंग इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. उसको जो पेमेंट मिल रहा है वो अपने कंट्री के अंदर भिजवा देता है. तो सिंपली फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO व्हिच इज लोकेटेड इन इंडिया, चाहे वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है बट फॉरेन पर्सन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं. मूविंग अहेड टू द थर्ड पॉइंट, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया. सो बेसिकली अगर कोई लोकल पीपल है, जैसे इंडिया का ही कोई पर्सन है और लोकली उनके वहां पे कोई इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपन हुई है, तो अगर उस ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक दिस ओनली, लाइक इंडियन एम्प्लॉइज इन WHO लोकेटेड इन इंडिया. सो वो ही उसी तरीके से है कि लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया. सो और वहीं अगर कोई जर्मन वर्किंग है एज अ डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया, सो अगेन एक फॉरेन पर्सन, राइट, एक फॉरेनर, और किसके अंदर वर्क कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो कि लोकेटेड है इंडिया में. सो अगेन बोथ ऑफ द थिंग्स, फॉरेनर्स हैं और दूसरा है कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाइन नहीं कर रहा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक बोथ द पॉइंट्स, whether he is residing there in our country for 1 year or more, and the second thing that is his or her economic interest is lies in our country or not. ठीक है. सो एक एम्बेसी और एम्बेसडर, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो एम्बेसी इज जस्ट कंट्री की कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेटअप होती है, और उसके जितने भी एम्प्लॉयज, उसके जितने भी सिटीजन्स होते हैं जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उन सब का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. सो बेसिकली एम्बेसीज होती है. मूविंग अहेड टू द लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इंडिया के कुछ एम्बेसडर हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजे गए हैं. जैसे बाकी की फॉरेन एम्बेसीज हमारी इंडिया में सेटअप है, वैसे ही हमारी इंडियन एम्बेसीज दूसरी अलग अलग कंट्रीज में सेटअप होती हैं. तो हमारे यहाँ से एम्बेसडर बना के भेजे जाते हैं. एम्बेसडर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट to like look after each and everything in that particular country, right? It is appointed by the government. So ये एक ऐसा पर्सन है जो कि फॉर्मली अपॉइंट हुआ है, एंड इसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाया करेगा, हमारी खुद की कंट्री में. सो दैट इज व्हाई एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका यहाँ लाया करेगा. सो
एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर चाहे वो कहीं पे भी सेटअप हो, हमारी कंट्री में नहीं रह रहा, बट इट इज द एम्बेसडर who is appointed by the government, so that is why it is to be counted as normal resident. Okay, but what is non-resident? Who is non-resident in this case? So ambassador in India from the rest of the world. बाकी की कंट्रीज से, जैसे हमारी कंट्रीज से हमने एम्बेसडर भेजा था, तो वैसे ही बाकी की कंट्रीज हमारे इंडिया के अंदर जो एम्बेसी सेटअप है वहां पे अगर एम्बेसडर भेजते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगेन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा उसकी खुद की कंट्री में। सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। हमने दो क्राइटेरियाज की बात करी थी और नेशनल इनकम की डेफिनेशन को याद करा था। वो क्या था? इट इज द सम टोटल ऑफ all the factor incomes that is earned by the normal resident of the country during a period of an accounting year. So एक accounting year that is financial year और सारे फैक्टर इनकम्स है उनका सम टोटल। अगेन व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स? सो हमने इंटरेस्ट लिया था, वेजेस लिया था और लेबर लैंड के ऊपर हम रेंट देते हैं और लास्ट में एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। इन सब को अगर हम सम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है? हमारे पास सम टोटल आ जाता है फैक्टर पेमेंट्स का, राइट? सो व्हाट इज द फैक्टर इनकम्स व्हाट वी हैव रिसीव्ड, उन सब का सम टोटल प्लस जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है जो अर्न करते हैं उसकी इनकम को, सो वो ही क्या कहलाता है? हमारा नेशनल इनकम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड ऐसे ही जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बट बिफोर दैट वी मस्ट हैव अ ब्रीफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी, एमपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए thank you so much for listening and like looking at this video. But basically I just want to thank all of you to hear this out properly. और स्टार्टिंग में जैसे बाकी के YouTube चैनल्स पे होता है और बाकी के YouTube वीडियोस उन सब में होता है कि आपको पहले से ही वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है। बट अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोस रिकॉर्ड करने का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।